उत्तराखंड उत्तर भारत का एक खूबसूरत राज्य है जिसे उसकी प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया भर में सराहा जाता है। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना। इस साल उत्तराखंड अपना स्थापना दिवस मना रहा है, जिसे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ राज्य भर में मनाया जा रहा है। उत्तराखंड में वर्तमान के कुल 13 जिले हैं, जो कुमाऊं और गढ़वाल दो प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित हैं। इस राज्य की सीमाएं उत्तर में हिमाचल प्रदेश और पूर्व में उत्तर प्रदेश से लगती हैं। वहीं उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं नेपाल और तिब्बत से जुड़ी हुई हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और यहाँ नैनीताल, मसूरी और हरिद्वार जैसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी हैं, जिसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाते हैं। दिल्ली के वेलकम इलाके में बाइक सवार बदमाशों की फायरिंग, एक की मौत। दिल्ली के वेलकम इलाके में बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी। वारदात मंगलवार रात हुई, जब बाइक पर सवार दो बदमाशों ने अचानक गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस हमले में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी अपनी मोटरसाइकिल वहीं छोड़कर फरार हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची और बाइक को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। आसपास के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की जांच की जा रही, ताकि आरोपियों की पहचान हो सके। दिल्ली में अपराध की बढ़ती घटनाओं ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। पुलिस जल्दी मामले को सुलझाने का दावा कर रही है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने दी भावुक विदाई। 11 नवंबर को लेंगे नए सीजेआई का पदभार। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे और उनके बाद न्यायमूर्ति संजीव खन्ना 11 नवंबर को देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश का पद संभालेंगे। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित विदाई समारोह में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने अपने विदाई भाषण में सीजेआई चंद्रचूड़ की उपलब्धियों की सराहना की और उन्हें विशाल वृक्ष की उपमा दी, जिनकी छांव में न्याय प्रणाली सुरक्षित और सशक्त महसूस करती है। खन्ना ने सीजेआई की अद्वितीय कार्यशैली और उनके न्यायिक दृष्टिकोण की तारीफ की, जो न्यायपालिका में नए मानक स्थापित करते हैं। इस विदाई समारोह ने एक भावुक माहौल बना दिया, जहां सीजेआई चंद्रचूड़ को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। राखी सावंत लंबे समय से दुबई में रह रही हैं और भारत वापस नहीं आ पा रही हैं। हाल ही में उन्होंने खुलासा किया कि वो गिरफ्तारी के डर से भारत लौटने में झिझक रही हैं। राखी के खिलाफ भारत में कुछ कानूनी मामले चल रहे हैं और उन्हें डर है कि जैसे ही वो भारत लौटेंगे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राखी सावंत ने अपने बयान में कहा, अगर सलमान खान और शाहरुख खान चाहें तो मुझे 1 सेकंड में जमानत दिला सकते हैं। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मुझे उन पर पूरा भरोसा है। राखी का मानना है कि उनके स्टार दोस्त मुश्किल समय में उनका साथ देंगे। फिलहाल राखी दुबई में ही रहकर अपनी जिंदगी बिता रही है और ये देखना बाकी है कि वो कब भारत लौटेंगी। उनका कहना है कि वो जल्दी भारत लौटने की इच्छा रखती है, लेकिन कानूनी मामलों के कारण वो डर महसूस कर रही हैं। सर्दियों के मौसम में अस्थमा के मरीजों की तकलीफ बढ़ जाती है। आयुर्वेद विशेषज्ञों के अनुसार कुछ सरल आयुर्वेदिक उपायों को अपनाकर अस्थमा के लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है। यहाँ हम आपको कुछ ऐसे आयुर्वेदिक उपायों के बारे में बता रहे हैं जो अस्थमा के इलाज में सहायक है। हल्दी और शहद। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो श्वसन तंत्र की सूजन को कम करते हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर को 1 चम्मच शहद में मिलाकर रोज सुबह खाली पेट लेने से अस्थमा के लक्षणों में राहत मिलती है। अदरक का सेवन अस्थमा में राहत देने वाला एक प्राकृतिक उपाय है। अदरक का रस और शहद को मिलाकर पीने से श्वसन मार्ग साफ होता है और सांस लेने में आसानी होती है। मुलेठी का काढ़ा। मुलेठी की जड़ का काढ़ा अस्थमा में बहुत फायदेमंद होता है। इसके नियमित सेवन फेफड़ों को मजबूत बनाते हैं और सांस की नली को साफ रखता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, जब पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर को लेकर अपने झूठे दावे पेश किए। यूएन में ये जवाब भारत की ओर से राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था और हमेशा रहेगा। सुधांशु त्रिवेदी ने पाकिस्तान के झूठे और निराधार आरोपों को बेनकाब करते हुए कहा कि भारत का रुख स्पष्ट है और किसी भी बाहरी ताकत की ओर से इस मुद्दे पर दबाव डालने का कोई असर नहीं होने वाला। उन्होंने पाकिस्तान से कहा कि पहले अपनी आंतरिक समस्याओं को हल करे और दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप करने से बचे। भारत ने फिर से ये साबित किया कि कश्मीर मुद्दा केवल और केवल भारत का आंतरिक मामला है। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर और उसके अनुयायियों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर नागपुर इस्कॉन मंदिर के पुजारी ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि वहां इस्कॉन भक्तों पर धोती कुर्ता पहनने, तिलक लगाने और भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने तक की पाबंदी है। पुजारी का कहना है कि बांग्लादेश में हिंदू समाज डरा हुआ और अपनी धार्मिक आस्थाओं को व्यक्त करने में भय महसूस कर रहा है। ये अत्याचार बांग्लादेश में बढ़ती धार्मिक उत्पीड़न का हिस्सा है, जिससे इस्कॉन अनुयायी भी प्रभावित हो रहे हैं। पुजारी ने सरकार से इस मुद्दे पर ध्यान देने की अपील की और कहा कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। गुजरात के बाद अब आंध्र प्रदेश में भी प्लेन सेवा की शुरुआत जल्द हो सकती है। राज्य के मुख्यमंत्री
एन चंद्रबाबू नायडू ने शनिवार को विजयवाड़ा के प्रकाशम बैराज और नंदीलाल के श्रीसैलम के बीच सीप्लेन की डेमो फ्लाइट का शुभारंभ किया। इस फ्लाइट का उद्देश्य राज्य में सीप्लेन सेवा को लेकर भावनाओं को परखना था। मुख्यमंत्री नायडू ने इस मौके पर कहा है कि सीप्लेन सेवा आंध्र प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र को नया आयाम दे सकती है और इससे राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सकता है। डेमो फ्लाइट सफलतापूर्वक उड़ान भरने के बाद उम्मीद की जा रही कि राज्य में जल्दी सीप्लेन सेवा शुरू हो जाएगी, जो यात्रा के समय को कम करने के साथ पर्यटन को भी बढ़ावा देगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले भारतीय क्रिकेट टीम को एक और बड़ा झटका लगा। ऑस्ट्रेलिया ए ने भारत ए को 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से हराकर भारतीय टीम की तैयारियों पर सवाल खड़ा कर दिया। पहले मैच में भारत ए को करारी हार का सामना करना पड़ा और दूसरे मैच में भी ऑस्ट्रेलिया ए ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए सीरीज में विजय प्राप्त की। इस हार ने भारतीय टीम के चयनकर्ता और कप्तान के लिए चिंताएं बढ़ा दी, खासकर जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जैसी महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज की तैयारियां जोरों पर हैं। भारत ए की इस हार ने आगामी टेस्ट सीरीज के लिए टीम की मजबूती पर कई सवाल उठाए हैं। दीपावली के अवसर पर इस साल दिल्ली में भी दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जो अब तक अयोध्या में ही देखा जाता था। दिल्ली सरकार ने 2024 से इस महापर्व को बड़ी धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया। यमुना जी के किनारे आयोजित होने वाले इस दीपोत्सव कार्यक्रम में 35 लाख दीपों की महक और चमक से दिल्ली को सजाया जाएगा। इस अवसर पर एक भव्य यमुना जी की आरती का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें स्थानीय निवासी छात्र और कलाकार भाग लेंगे। इसके अलावा इस साल दीपोत्सव में ड्रोन शो और लेजर शो का भी आयोजन किया जाएगा, जिससे कार्यक्रम को और भी आकर्षक और अद्वितीय बनाया जाएगा। दिल्ली वासियों के लिए ये एक अविस्मरणीय अनुभव होगा, जो न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये दिल्ली की सुंदरता और समृद्ध विरासत को भी प्रदर्शित करेगा।